आओ सुनाऊं बाबा जी की एक झलक, उनकी पोती की जुबानी। पूरनमल ठाकुरदास मूलचंद सावलदास। इनके घर तीन बेटे एक बेटी। सबसे बड़े मेरे दादाजी सेठ मनोहर लाल, जिन्हें प्यार से हम बाबा जी बुलाते। इनके लाइफ के सारे फंडे बहुत क्लियर थे। सादा पहनो, सादा खाओ, खूब पढ़ो और खूब सैर करो, ये इनका मूल मंत्र था। जब मैं इन्हें याद करती हूँ तो मैं हमेशा सफेद कुर्ते, सफेद धोती, पैरों में चप्पल और चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान और आंखों में एक बच्चों वाली शरारत। ये बचपन से ही हमें ऐसे आसपास बिठा के खूब कहानी किस्से सुनाते थे। इन कहानियों में हमेशा वो कभी रशियन सोल्जर से लड़ जाते थे या ग्लेशियर्स पे जाते थे। कहानी में ये सब करने में दादी जी पूरी सहयोग देती थी, क्योंकि वो एज यूजुअल थोड़ी सी कम अकल की लेडी जो हमेशा मुश्किलों में फंसती थी, और फिर उनको बचाने के लिए मेरे दादाजी को हीरो बन के जाना पड़ता था। एक और की बहुत अच्छी चीज लगती थी, जो छोटे होते मुझे नहीं पता था कि ये डेंचर पहनते हैं। हमें लगता था इनमें कोई जादुई शक्ति है कि ये खाना खाने से पहले अपने दांत लगाते हैं और खाना खाने के बाद दांत निकाल देते हैं। ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हमारे तो दांत अंदर ही थे। उसके बाद ये हमेशा कहते थे जो काम लड़का कर सकती है वो लड़की भी कर सकती है। रूल्स आर फॉर ऑल एंड सेम। तो जो मेरा कजन कर सकता था मेरी कजनी भी कर सकती थी। एक और बहुत इन चीज मुझे फैसिनेट करती थी, ही हैड अ ग्रेट लाइब्रेरी। उसमें इतनी बुक्स थी जिसकी सफाई को लेके मेरी दादी हमेशा परेशान रहती थी, बट दादी वॉज नॉट अलाउड। मेरे दादाजी कहते थे खराब कर देगी, तेरी दादी को अकल नहीं है। दादाजी, सिक्स क्लास में मैं वहां से एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की बुक लेके आई थी। वो मुझे बुक बहुत प्रिय थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई, बट मैंने बहुत साल उसमें से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी मेडिसिन को लेके। एंड एट इन सिक्स क्लास में साइंटिस्ट बनना चाहती थी। तो मुझे बहुत फैसिनेट किया था जेनेटिक्स। एक और फैसिनेट करती थी चीज कि उनके सारे जर्नल्स पे डॉक्टर मनोहर लाल गोयल लिखा होता था। समहाउ आई थिंक अपने टाइम के डॉक्टर थे। उनके फंडे हर चीज में बहुत क्लियर थे। हमेशा कहते थे बेटा आराम से खाओ, पेट को लेटर बॉक्स मत बनाओ कि जो चिट्ठी आई अंदर डाल दो। अब ये सेम डायलॉग मेरे फादर बोलते हैं मुझे, जो चिट्ठी आई अंदर मत डालो, पेट को आराम से करने दो और खाने को प्रसाद की तरह खाओ और खूब चलो। चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो खूब चलते थे। मुझे अभी भी याद है, घर से दुकान तक हम हमेशा उनके पीछे पीछे पैदल भागते हुए जाते थे। बाबा जी बहुत फास्ट चलते थे। उसके बाद उनका एक बहुत पेट डायलॉग था, कहानी सुनाते हमेशा कहते थे समझे नहीं, समझे नहीं, मुझे बहुत याद रहता है। और उनके बारे में क्या बोलूं, बहुत सारी यादें हैं हर चीज में। बहुत खुले विचारों के थे। और बहुत क्या बोलूं, एक उनकी और चीज मुझे अच्छे से याद है कि वो हमेशा जुराबे पहनते थे। तो मैं पूछती थी बाबा जी आप जुराबे क्यों पहनते हो। वो कहते थे बेटा ये जो बुखार है ना पैरों से चढ़ के सर तक पहुंचता है, तो मैं जुराब पहन लेता हूँ, बुखार ही नहीं चढ़ता। एज सच एक और बहुत प्यारी चीज है, वो चिट्ठी लिखते थे मुक्तसर से दिल्ली ना। उन्होंने आज तक मेरा नाम कभी जुज्जू नहीं लिखा, हमेशा जूजू ही लिखते थे। मुझे समझ में नहीं आया, मैं इतनी बार कहती थी दादाजी मेरा नाम जुज्जू है। कहते हाँ कोई बात नहीं, पर मैं लिखूंगा जैसे वो चिट्ठी में लिखते थे ना, कैलाश को प्यार, बच्चों को प्यार, संजीव, डेजी, माला और जूजू। चलो ये सब यादों से मेरे दादाजी जिंदा हैं, क्योंकि कहते हैं ना जिन्हें हम याद रखते हैं वो कभी मरते नहीं। ये बहुत सारी यादें मेरे प्यारे डैडी में भी हैं। थैंक यू। ये सुनी हुई बातें काफी हैं बीच में, जैसे 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो जो मुक्तसर है, मुक्तसर एक ऐसी जगह है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। मुझे याद है बाबा जी जब सैर करने, सुबह की सैर जो आप बता रहे हैं, जाते थे, तो कभी कभी हम छोटे थे, हम भी साथ चले जाते थे। तो बाबा जी बताते थे ये पाकिस्तान बॉर्डर आ गया। तो उस समय जब पार्टीशन हुआ था 1947 का, तो ऐसा बताते हैं अपने घर के बड़े लोग ही कि उन्होंने पूरे हवेली के दरवाजे खोल दिए थे, और बहुत लोग आकर उस हवेली में, जो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे थी, जिसमें बहुत सारे कमरे थे, उन्हें कोठरे कहते थे जहां तक मुझे याद है, उसमें बहुत लोग रहे थे। तो इस पर हाँ। आप उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताइए। हम्म। हाँ जी। अ, हाँ, इससे जुड़ी कुछ और हाँ बातें जी। बताना चाहेंगे आप, उस समय की कोई एक्चुअली बात। 15 अगस्त 1947 को
हुँ, हाँ जी, मेरी कल ही भाई से बात हो रही थी इस बारे में। तो हुँ, बाजी बताया करते थे कि जिस दिन घोषणा हुई कि भारत आज़ाद हो गया है, उस वक़्त वो अब के पाकिस्तान में थे। मतलब तो हिंदुस्तान ही था ना, जो अब पाकिस्तान हो गया पार्टीशन के बाद, और वो 18 अगस्त को वापस आए थे। इस साइड 18 अगस्त को वापस आ पाए वो, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में वो बहुत दूर दूर तक जाया करते थे। उनका जो यहाँ से माल खरीद के, गेहूं या कपास खरीद के वो भेजा करते थे, तो वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाता था। तो वो उस काम के सिलसिले में वो अक्सर जाया करते थे उस तरफ। तो जिस दिन हिंदुस्तान के आजाद होने की घोषणा हुई, तब भी वो उधर ही थे, और 18 को वापस आए, 18 अगस्त 1947 को घर वापस आए। और जो हमारा घर है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा मतलब रिहायशी पोर्शन था, और जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें गोदाम थे, अनाज भरने के, अनाज स्टोर करने के। तो जब उधर से शरणार्थी आए, हमारा जो शहर है मुक्तसर, वो बॉर्डर के बहुत नजदीक पड़ता है। मतलब बॉर्डर आप लगाओ 70 किलोमीटर होगा, जो हुसैनी वाला पड़ता है, फिरोजपुर वाला बॉर्डर, फिरोजपुर वाले बॉर्डर के। तो जो शरणार्थी आए, वो इतनी बुरी हालत में थे, और दादाजी का जो एक जिंदगी जीने का ढंग था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा पैसा। उन्होंने कभी भी, उनकी जेब में कभी भी पैसा नहीं होता था। ये खास बात है। वो सिर्फ सब्जी लेने लायक पैसा लेके जाते थे, और बस अगले दिन फिर ले लिए। एक दिन की सब्जी लायक सब्जी लाते थे, फ्रूट लाते थे, बस उतना पैसा रखते थे। तो उन्होंने कभी प्रॉपर्टी पे अपना हक नहीं जमाया। और यही कारण था कि उन्हें कहा कि अगर मेरे पास इतना है तो वो सबके काम आना चाहिए। तो उन तब दादी बताती थी कि हमारे जो नीचे गोदाम थे अनाज के, वो हर हर कमरे में, हर कोठे में कोई ना कोई परिवार रह रहा था उस वक्त। और बहुत सारे परिवार जो हमारे बहुत सारे और भी घर थे, उसमें भी रहते रहे, और वो मेरी होश के बाद वहां से गए हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जिनसे पारिवारिक रिश्ते ऐसे बन गए थे। एक है बीरा बुआ, हम उन्हें बीरा बुआ कहते थे। और वो मुझे बाद में जाके पता चला कि वो जैसे मेरी और 3 बुआ है, वैसी बुआ नहीं है मेरी। वो है जो पाकिस्तान से उधर से आए थे उजड़ के, और जब वहां वो लोग हमारे घर आके रहे थे। और मतलब इतने गहरे रिश्ते थे कि हमें छोटे बच्चों को ये पता ही नहीं था कि सच में हमारा इनसे खून का रिश्ता नहीं है। वो दादी को भाभी बुलाती थी, और बाजी को भाई बुलाती थी। पापा लोग उन्हें सारे बुआ कहते थे, और हम भी बुआ ही कहते थे। तो एक बार उनका देहरादून में परिवार था, बाद में वो जब सेटल हो गए तो उनका परिवार अलग अलग जगह जाके बस गया। तो बीरा बुआ का जो परिवार था, उनके परिवार का एक बेटा देहरादून में जाके बस गए। तो देहरादून में मुझे किसी टेस्ट के लिए जाना था, और मुझे कोई रहने की जगह नहीं थी वहां पे। तो बीरा बुआ के बेटा जो यहाँ पे है, वो हमारे कांटेक्ट, मतलब पारिवारिक रिश्ते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ तुम उनके घर जाके रहना। तो मैं और पापा गए। और वो जो बुजुर्ग थे, उनकी माता जी, तब तक उनकी आंख से उनको दिखाई देना बहुत कम हो गया था, मतलब पहचान नहीं पाती थी वो। लेकिन जिस पल हमने बाबा जी का नाम लिया, वो ऐसे खिल गई जैसे कोई बिछड़े मिले होते हैं। और उन्होंने मुझे इतने प्यार से रखा 8 दिन। और मैं हैरान थी कि पापा, इनको क्या पता हम कौन है, कोई भी आके बाजी का नाम ले दे और ये तो अपना घर उसके हवाले कर देंगे। मतलब इतना उन्होंने मुझे पूछा, इतना प्यार किया। और बात बात पे, तूने ठीक से खाया, तू ठीक से सोई, और इतनी बातें करती रही कि भाई ने तो हमें बहुत प्यार से रखा, और बाजी की और दादी की बातें करती रही वो 8 दिन तक। तो मैं हैरान थी कि आजकल के जमाने में जस्ट कोई किसी का नाम लेके किसी को अपने घर में घुसने दे क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पता नहीं उनके मन पे कैसी छाप थी बाजी की और दादी की, कि उन्होंने सिर्फ हमने उनका नाम लिया और उन्होंने पूरे घर खोल दिया हमारे लिए। तो ऐसा मन था बाजी का कि वो सबको अपना लेते थे, और इसलिए सब उनको अपना लेते थे। और एक और बात जो खास है वो बाजी की, हमें जो हिदायत थी, वो कहते थे कि बेटा, घर में जो भी लोग काम करने आते हैं ना, तो पहले उनसे पूछा करो कि तूने खाना खाया। वो खुद उससे पूछते थे, बेटी खाना खा के आई है ना?
नहीं तो काम करने से पहले खाना खा ले। और उनकी सख्त हिदायत थी कि किसी भूखे से काम नहीं कराना, पहले उनको खाना पूछो फिर उनसे काम करो। तो ऐसा मन था उनका। तो ये चीज मुझे आज भी याद है, और मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उसी चीज को फॉलो करूँ। हालांकि बहुत काम धाम रहता है, हम लोग नौकरी वाले हो गए हैं, बहुत वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन मुझे भी गिल्ट महसूस होता है कि अगर कोई भूखा आदमी मेरे घर में काम करे तो वो बहुत बहुत ही बुरी बात है। तो मुझे खुद उसको खाना बना के क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले खाओ फिर काम करो। तो ये वही। बाबा जी की ही सीख है। हाँ, तो उनकी दी हुई सीख है ना, हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। और हम में से बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि वो सीख हम में कहाँ से आई है। और हाँ बिल्कुल। काफी बाबा जी ने अच्छा लंबा जीवन पाया, हम्म। अपने जीवन शैली की वजह से, अपनी सोच की वजह से, और इतने सेल्फ कॉन्शियस थे, सेल्फ अवेयर थे, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, और साथ में मेंटल, आजकल जो इतना साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल इतनी बात होती है, वो बिना बात किए ही वो हर चीज के लिए, जैसे मुझे तुम्हारे शब्द बहुत अच्छे लगे जो आपके सर ने कहे कि ही इज नॉट अ बॉडी, ही इज अ माइंड, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी। और उनके अंत के वक्त के कोई बातें या यादें कुछ बताना चाहेंगी? बाबा जी हाँ 90 बरस, नहीं, एक चीज। 90 बरस से ऊपर के, मुझे एग्जैक्ट उम्र तो नहीं मालूम, और अंत तक वो सैर करना और सब उनका दिनचर्या था। 94 जैसा। 94। हाँ बिल्कुल। वो हाँ। पढ़ने के बहुत शौकीन थे, जैसे मैंने पहले कहा। हम्म। उनकी एक अच्छी खासी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में एलोपैथी, आयुर्वेदिक और आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारी किताबें थी। बहुत आज मुझे पता चलता है कि इंटरनेशनल जर्नल्स थे वो मेडिसिन पे जो वो पढ़ा करते थे। स्प्रिंजर और पता नहीं कौन कौन से जो आजकल बहुत ही बड़ी लिस्ट में शामिल होते हैं, जो जो हम तक मतलब लाइब्रेरीज को अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है उनको मंगवाने के लिए। और हम्म। उन्होंने जाने कैसे सबकी मेंबरशिप ले रखी थी। विक्टोरिया लीग लाइब्रेरी लंदन से उनको रूटीन में बुक्स आती थी। और उनकी लाइब्रेरी में जब मैंने एमए इंग्लिश की, तो मेरे पास जेन ऑस्टन, थॉमस हार्डी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, शेक्सपियर के शुरुआती एडिशन हैं, जो गोल्डन पेजेस वाले एडिशन होते हैं। और मेरे टीचर देख के हैरान हुआ करते, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई किताब। मेरे पास कुछ ऐसी किताबें हैं जो उस वक्त का सेकंड या थर्ड एडिशन था उस किताब का। तो और जितना जब मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश लिटरेचर, तो मुझे पता चला ये कहानियां तो मैंने ऑलरेडी सुन रखी हैं। मैंने शेक्सपियर सारा सुन रखा था, मैंने थॉमस हार्डी सुन रखा था, मैंने मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी के बारे में कहानियां सुनी जिन्होंने रेडियम की खोज की। मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कहानियां दादाजी से सुनी, मैंने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बाजी से सुनी, मैंने सारा महाभारत बाजी से सुना, रामायण बाबा जी से सुनी। और कृष्ण जी के बारे में तो वो ऐसे बताया करते जैसे वो साथ खेलते रहे हो कृष्ण के। मतलब इतना लिटरेचर, मिथोलॉजी, साइंस, मेडिसिन, साइकेट्री पे उन्होंने बहुत पढ़ा, बहुत किताबें थी उनके पास साइकेट्री पे। और आज भी मेरे पास जो किताबें हैं उनका बड़ा हिस्सा वो है जो बाजी की किताबें हैं। मतलब बाजी की इतनी किताबें, और मेरे लिए वो प्राइज्ड पोजीशन है। मतलब मैं कभी अपने गहनों की उतनी परवाह नहीं करती जितनी मैं उन किताबों की करती हूँ जो मुझे बाजी से मिली। वो लेगेसी है काइंड ऑफ जो मिली थी मुझे। तो यही लेगेसी। एक और चीज, अखबार पढ़ने की वो शौकीन थी। हम्म। अखबार, और वो हमारे यहाँ 3 अखबार आते थे, हिंदी का, एक पंजाबी का और एक इंग्लिश का। तो वो मेरा बेटा सौराब छोटा सा, उसको सिखा रखा था कि जब बेटा अखबार आए, अंग्रेजी वाला तो मुझे दे जाना और हिंदी पंजाबी का अपने अपने नाना को दे देना। इंग्लिश वाला अखबार वो पहले ही लेके रख लेते थे। हाँ। और संडे के लिए हमसे कह रखा था कि संडे को हमारे मुक्तसर में जितने भी इंग्लिश के अखबार पहुंचते हैं, द ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, संडे को सारे मुझे लाके देने हैं, क्योंकि वो सारे अखबारों के मैगजीन सेक्शन में पढ़ा करते।
और इंटरेस्टिंग बात ये है, हाँ, वो रशियन भी सीखा करते